घर में खूब चहल पहल और रौनक थी और होती भी क्यों ना, आखिर इकलौते बेटे की शादी जो थी। सब लोग अपने अरमान और शौक पूरे करने में लगे हुए थे। ऐसे में मेरी तो खूब स्यामत आई हुई थी। दिन रात माँ के साथ बाजारों के चक्कर लगा लगा कर मैं थक चुकी थी। सिर्फ बाजारों के चक्कर लगाने की बात नहीं थी, बल्कि घर आकर ढेर सारे मेहमानों को भी हैंडल करना पड़ता, जो शादी से 15 दिन पहले ही आकर डेरा जमाकर बैठ गए थे। मेरी बड़ी बहनें तो खूब ऐश में थी, भाई से पहले ही शादियां करके अपने घरों में बस चुकी थी। अब ससुराल वालों ने भी भाई की शादी में भी आने के लिए सिर्फ 3 दिन पहले की इजाज़त दी थी। वो दोनों तो उधर अपने ससुराल में मौज उड़ा रही थी, जबकि इधर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम होकर रह गई थी। अभी भी शाम 4 बजे का वक्त था। मैं आज सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। वजह में मेहमानों के साथ आए बूढ़ों और बच्चों की भूख थी, जिनके लिए मुझे खाली पेट ही किचन में काम करना पड़ा। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों और बूढ़ों के लिए नाश्ता बनाया था। मेरा इरादा अभी और सोने का था, मगर हाय रे मेरी किस्मत, बच्चों के शोर से बाकी लोग भी जाग गए थे। अब एक मैं अकेली जान थी और किचन में पूरा बर्तनों का टब इकट्ठा हुआ पड़ा था। काश मेरी शादी भाई की शादी से पहले हो जाती, अच्छा था। मैं थक हार कर घर के कामों से बचने के लिए मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था। खैर मरती ना क्या ना करती, आखिरकार मैंने दुपट्टा अपनी कमर में कसकर बांध लिया और नाश्ता बनाने लग गई, जिसमें मुझे कोई लगभग 2 घंटे लगे थे। नाश्ते से फ्री हुई तो बर्तनों से भरा पड़ा सिंक मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया था, फिर उठ के बर्तन धोने लगी। वो तो शुक्र था कि सफाई के लिए मौसी ने अपनी बेटियों को उठा लिया था। उसमें से एक ने जल्दी से जल्दी बिस्तर उठाए और दूसरे ने फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा दिया। तो मैं नाश्ते और बर्तनों से फ्री हुई तो दिन के खाने की तैयारी का समय हो गया। मैं साथ ही साथ इनमें बिजी हो गई। दिन का खाना बनाते देर करते कराते दिन के 4 बज गए थे। तभी मैं थोड़ी देर आराम करने कमरे में जाने लगी तो माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बाजार चलना है, तुम मेरे साथ चलो। माँ बूढ़ी थी और उनको इतनी चीज़ों की समझ नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे माँ की बात माननी पड़ी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और फिर कमरे से बाहर आते ही माँ से कहा, माँ मैं तैयार हूँ, चलिए। ये कहने के साथ ही मैं बाहर के दरवाजे की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बार तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। दरवाजे के सामने ही कानपुर वाली बुआ अपने काले कलूटे बच्चों की लाइन लगाए खड़ी थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काबू पाते हुए उनको अंदर आने की जगह दी। इतने में माँ भी आ गई थी। बुआ को देखकर माँ ने फौरन पर्स छुपा लिया था, क्योंकि उनको पता ना चल जाए कि हम कहीं जा रहे थे। माँ ने आंखों ही आंखों में मुझे भी प्लान कैंसिल करने के बारे में बता दिया था। मैं तीखी नज़रों से बुआ को देखती हुई कमरे में आ गई थी। मेरे कमरे में छोटे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने फ़ौरन सबको डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। एक दो को बाकायदा थप्पड़ लगा दी थी। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया, पर्दे बराबर किए और गधे घोड़े बेचकर सो गई थी, क्योंकि जागती रहती तो फिर से चाय पानी रोटी के इंतज़ाम करने पड़ते। लेकिन उस वक्त मैं बहुत थक गई थी। नींद में एक दो बार मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा बजता हुआ महसूस हुआ था, मगर मैं ढीठ बनी सोती रही। मेरी आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। हाथ मुंह धोकर बाहर आई जहां खाना स्टार्ट था। सारे घर वाले खाना खा रहे थे। खुदा जाने किसने बनाया था। खाना देने वाली मेरी माँ और उनके साथ मौसी की 2 बेटियां थी। मैंने भी किचन में आ गई थी, लेकिन किचन का हाल देखकर मैंने एकदम से अपना सिर पकड़ लिया था। मैं जो दिल ही दिल में पहले खुश थी कि चलो खाना तो बन गया तो मुझे आसानी होगी, लेकिन अब किचन का हाल देखकर मेरे होश उड़ गए। कोई आसानी नहीं हुई थी, उल्टा मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। पूरा किचन बिखरा पड़ा था। एक एक कैबिनेट खुला पड़ा था और एक एक कैबिनेट में कोई भी चीज़ जगह पर नहीं थी। स्लिप पर छिलकों के ढेर थे और बर्तन सारे अलमारियों से बाहर थे और इधर उधर फैले हुए थे। किचन अलग कप्स से भरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि अलमारी में कोई भी कप्स सलामत नहीं थे। इन लोगों ने धोने के बजाय अलमारी से निकाल निकाल कर इस्तेमाल किया था। इस वक्त में 5 दर्जन से ज़्यादा कप पड़े थे। मेरा मूड चिड़चिड़ा हो रहा था। ये सब कुछ सही करते करते मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाने थे, और इससे भी ऊपर जो अब खाने वाले बर्तन भी थे उनका तो हिसाब भी कुछ और था। मेरा पारा एकदम हाई हुआ। ऐसे ही तो नहीं मैं रिश्तेदारों से खार खाती थी। यही वजह थी कि मुझे मेरे जाहिल गवार रिश्तेदार एक आंख ना भाते थे। और माँ ने भाई की शादी भी बड़े पापा की बेटी के साथ तय की थी। ना जाने वो आदत और बर्ताव में कैसी थी। खैर मुझे अपने सोने पर गुस्सा आ रहा था। काश मैं ना सोती तो ना ही मेरा किचन इन सब के हाथ लगता और ना ये हाल होता।
मेरा दिल तो कर रहा था कि एक एक को इकट्ठा करके घर से बाहर फेंक दूं, मगर अफसोस मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। मैं गुस्से का घूंट पीकर बर्तन को साफ करने में लग गई और जो इन सब पर नहीं निकाल पाई थी वो बर्तनों पर निकाल रही थी। ऊपर से मुझे बर्तन धोते देखकर हर एक को अपने अपने बच्चों के फीडर की याद आ गई। कभी कोई कहता कि इसको भी धो दो, कभी दूसरा कहता कि इसको भी धो दो। खैर अगली सुबह फिर मैं जल्दी जाग गई और 9 बजे तक फ्री हो चुकी थी। मैंने जानबूझकर किचन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था क्योंकि हमारे किचन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने पर लॉक हो जाया करता है, तब चाबी से ही खुलता था। ऐसा ही सीन मेरे भाई के और अपने कमरे के साथ भी किया था। कमरा लॉक करके मैंने चाबियों को पर्स में डाल दिया और माँ के साथ बाजार चल पड़ी। वैसे तो हमने 2 घंटे तक फ्री हो जाना था, लेकिन इधर उधर की चीज़ें लेते लेते हमें दिन के 1 बज गए थे। मैं माँ को लेकर एक होटल पर आ गई और वहीं से खाना खाया और बाकियों के लिए भी वहीं से ही पैक करवा लिया। कौन घर जाकर आटा गूंथता और कौन रोटियां पकाता। अच्छा ही था जान छूट गई थी। जब हम लोग वापस घर पहुंचे तो सब परेशानी की हाल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मैं उन्हें देखते ही समझ गई थी, जबकि माँ उनको परेशान देखकर परेशानी की वजह पूछना चाहती। तो इससे पहले कि माँ कुछ बोलती मैंने फ़ौरन कहा, माँ चाबियाँ तो हमेशा की तरह वो सामने उस खिड़की के ऊपर ही लगी है और वो जहाँ तक बात दरवाज़ा लॉक होने की है तो किसी ना किसी बच्चे ने जोर से दरवाज़ा बंद किया होगा और बस फिर वो लॉक हो गया होगा। सब्र करें, मैं खोलती हूँ। ये कहते के साथ ही मैंने खिड़की के साथ लगी चाबी उतारी जो मैंने अभी ही लगाई थी और दरवाजे को अनलॉक करने लगी। मेरा नाम मरियम है, मेरी उम्र 29 साल है। मुझसे बड़ी 2 बहनें थी। मैं माँ और पापा की तीसरी बेटी थी, लेकिन मेरे कदम मुबारक साबित हुए थे। पापा पुलिस वाले के साथ ड्राइवर थे। पुलिस वाले की तरक्की हुई तो वो शहर शिफ्ट हो गया। पापा को उनके साथ ही जाना था। माँ के कहने पर पापा ने उनसे सिफारिश की कि वो पापा को पूरी फैमिली शहर लाने की परमिशन दे दे। ऑफिसर मान गया। उन्हें रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला था। उन्होंने पापा को अपने साथ ही रहने के लिए जगह भी दी, मगर पापा ने इनकार कर दिया और वहीं क्वार्टर के पास 1-2 कमरों का मकान किराए पे ले लिया था। 1 हफ्ते में ही हम सब शहर शिफ्ट हो गए थे। हमारे खानदान में से कोई भी ऐसा नहीं था जो शहर में रहा हो। हम पहले थे जो गांव छोड़कर शहर आकर शिफ्ट हुए थे। माँ और पापा दिन रात मुझे दुआएं देते। उनको मेरे कदम मुबारक लगते थे। वो लोग मुझे घर की लक्ष्मी कहते थे। ये चीज़ से मुझे छोटी ही उम्र में घमंड हो गया। हमारे घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता तो मैं उनको गलत निगाह से देखती थी। रिश्तेदारों से तो मेरा कोई लगाव ही नहीं था। मुझे मेरा कोई भी रिश्तेदार पसंद नहीं था। वजह उनमें गंदगी और अकल कम होना था। अभी भी उनको हमारे घर आते जाते कितना समय हो गया था। इंसान एक दूसरे को देखकर ही चालाक हो जाता है, मगर इनमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सदा के जाहिल और गंवार ही थे। मेरे जन्म के 2 साल बाद ही मेरे भाई का जन्म हुआ था, जिसके आने से हमारी फैमिली पूरी हो गई थी। वक्त गुजरता गया और हम सब बड़े हो गए। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी यही शहर में हुई थी। लड़के मुनासिब और अच्छे थे, इसलिए अब पापा ने देर करना ठीक नहीं समझा और जल्द ही उनको उनके घर का रास्ता दिखा दिया था। और उसके बाद मेरे भी 2 से 3 रिश्ते आ चुके थे, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। दूसरा, मैं अभी पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी शादी के बारे में कोई ख़ास इच्छा नहीं दिखाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन हम रात के खाने के बाद बैठे हुए थे कि पापा के नंबर पर बड़े पापा की कॉल आई। उस वक्त वो बीमार थे और पापा को मिलने के लिए बुला रहे थे। अगली ही सुबह पापा और माँ दोनों गांव के लिए निकल गए थे। बड़े पापा की किडनी खराब हो गई थी और वह किसी भी वक्त मर सकते थे। बड़े पापा ने पापा से अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, अब तुम उनकी बेटी को बहू बना लो ताकि वो सुकून से मर सकें। पापा फौरन ही मान गए थे। बड़े पापा अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए 1 महीने के बाद की तारीख तय कर दी गई। माँ अपनी बेटे की शादी पर सारे अरमान पूरे करना चाहती थी, इसलिए धूमधाम से शादी की तैयारियां की जा रही थी। दावतों का सिलसिला भी 20 दिन पहले ही शुरू कर दिया गया था और यहीं पर माँ से गलती हो गई। अभी शादी में पूरे 15 दिन बाकी थे कि गांव के सारे मेहमान हमारे घर टपक पड़े थे। अब 8-9 साल से हम बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे, जो पापा ने अपनी जमा पूंजी से बनाया था।
इसलिए दिन पर दिन हमारे घर में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन शादी से 1 हफ्ता पहले मैं बहुत अजीब हो गई थी। मैंने तंग आकर अपनी दोनों बड़ी बहनों को फ़ोन मिलाया और उनसे मिन्नतें की कि वो यहाँ आ जाए, नहीं तो शादी से पहले मेरी किसी न किसी रिश्तेदार से लड़ाई हो जाएगी और फिर बाद में सब मुझसे नाराज़ होते फिरेंगे। मेरी बहनें मेरी हालत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए मुश्किल से अपने अपने ससुराल वालों से इजाज़त लेकर हमारे घर पहुँच गई थी। मैंने उनको बता दिया था कि अपने बच्चों को सास के हवाले करके ही आए। यहाँ पर पहले ही थोड़ा हुजूम नहीं है। मैं अब और रेडियो और बाजा नहीं सुन सकती। बहनों को देखकर मेरी जान में जान आई थी। मुझे जो बार बार लग रहा था कि मैं अभी मर जाऊंगी, बहनों को देखकर फिर से जी उठी थी। मेरी बहनों ने आते ही मेरे साथ मिलकर पूरा घर अच्छे तरीके से संभाल लिया था। यूँ उनके साथ 1 हफ्ता कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। इस दौरान हम अपने रिश्तेदारों को देख देख कर अपने होने वाली भाभी पर भी बातें करती रहती कि ना जाने वो कैसी होगी, किस तरह की होगी। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी। अगर वो भी इन सब की तरह गंवार हुई तो ना जाने मेरा उसके साथ गुजारा कैसे होगा। ये सोचते सोचते मेहंदी की रात आ गई और हमें रस्में करने के लिए बड़े पापा के घर जाना था। मैं बहुत खुशी खुशी तैयार हो रही थी क्योंकि 3 से 4 दिन का खाना अब बर्तन कैटरिंग वालों के जिम्मे था। मेरी तो मौज ही हो गई थी। मैंने अपनी होने वाली भाभी के जैसा ही सूट लिया था, बस मेरी ज्वेलरी थोड़ी हल्की फुल्की थी। मैंने तैयार होकर खुद को शीशे में देखा तो फ़ौरन मैंने खुद की नज़र उतारी थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं दुपट्टा सेट करती हुई खुशी से घर वालों के साथ भाई और भाभी की रस्में करने के लिए निकली थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि बहुत जल्दी मेरी सारी खुशियाँ मुझ पे ही भारी पड़ने वाली थी। मेरे साथ क्या होने वाला था इससे मैं अनजान थी। सब लोग बहुत खुश थे। माँ और पापा भी हमारे साथ ही जा रहे थे। मेरी बहनें मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछने की कोशिश भी की थी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मगर अपनी अकल समझ से मैं इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि इन लोगों के बीच कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही थी, लेकिन वो सब मुझे बता नहीं रहे थे। खैर मैं भी चालाक थी। मैंने उनसे कहा कि वो नहीं बता रही तो ना बताए, मैं खुद ही पता लगा लूँगी। ये सब सोचते सोचते हम गांव पहुंच चुके थे। बड़े पापा के घर में भी अच्छी खासी जगमगाहट थी। पूरे घर को लाइट से सजाया गया था जो रात के अंधेरे में जगमगा कर खूबसूरत लग रहा था। हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया और मुझे तो कोई ज़मीन पर टिकने ही नहीं दे रहा था। ये बात मुझे हैरान किए जा रही थी। शॉक्ड होकर कभी एक तरफ देख रही थी तो कभी दूसरे तरफ। बड़ी माँ और वहाँ मौजूद सारी औरतें मेरे सदके वारी जाती ना थक रही थी, मानो कि मैं खूबसूरत लग रही थी। मगर इतना भी क्या कि सब मुझे ही घूरने लग गए थे। तो मैं घबराकर अपनी बहन के कान के पास गई और उनसे कहा कि आप ही यह सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं बहुत अजीब लग रही हूँ? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो मेरी बहन मेरा माथा चूमकर मुस्कुरा पड़ी और मुझसे कहने लगी कि ऐसा वैसा कोई बात नहीं है मरियम, तुम्हें ही ऐसा वैसा महसूस हो रहा है। गांव के ये सब लोग सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे और पलक को भी ऐसे ही देख रहे हैं। ज़्यादा मत सोचो, अभी जब दुल्हन आ जाएगी तो देखना कि सब लोग तुम्हें छोड़कर उसकी तरफ ध्यान देंगे और उसको देखने लगेंगे। तुम फालतू में परेशान हो रही हो। ये कहने के साथ ही मेरी बहन एक तरफ को चल पड़ी। खैर थोड़ी देर के बाद मेहंदी की रस्म शुरू कर दी गई। सारे मर्द एक तरफ थे और सारी औरतें एक तरफ। मैं भी अपने होने वाली भाभी के पास ही खड़ी थी। सब लोग बारी बारी आकर उसे मेहंदी लगा रहे थे। सभी मोहल्ले की औरतें थीं। घर की औरतें मेहंदी की रस्म पर अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। मैंने पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई थी, मगर मुझे वहाँ ना तो कोई मेरी बहन नज़र आई और ना ही माँ, बड़ी माँ, और ना ही कोई दूसरी औरत। पहले मैंने सोचा कि शायद वो सब मर्दों वाली साइड रस्म करने गई होंगी, लेकिन उन्हें मुझे तो साथ लेकर जाना चाहिए था। मुझे यहाँ छोड़कर खुद ही अकेले अकेले रस्म के लिए चले गए थे। मैं अपने कपड़े संभालती हुई स्टेज से नीचे उतरी तो फिर मर्दों वाली साइड पर जाने लगी। जब मुझे मेरा भाई रास्ते में ही मिल गया, मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अभी ये रस्में नहीं हुई, इसमें थोड़ा वक्त है। तो फिर माँ पापा कहाँ गए थे और सब औरतें भी कहाँ से गायब थी? यही सोचते हुए इधर उधर घूमती मैं घर के अंदर की तरफ आ गई थी, जब अचानक कि वो सब मुझे बड़े पापा के कमरे से निकलते हुए नजर आए थे। उन सबको बड़े पापा के कमरे में क्या काम था, वो भी एक साथ? मेरे दिमाग में एक शक पक्का हो चुका था, ज़रूर इस घर में कोई ना कोई खिचड़ी पकाई जा रही थी। वो किसके खिलाफ थी और क्या थी?
इस बात का तो पता भी चलना ना था, इसलिए मैं फ़ौरन अपनी बहनों के पास आई, जिन्होंने मुझे यह कहकर टाल दिया कि बड़े पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए उनकी तबीयत खराबी की वजह से सब उनको देखने कमरे में आ गए थे और कोई बात नहीं। इतना कहते ही साथ ही सब लोग मेरे पास से चले गए, जबकि मैं उन सब के रवैये को सोचती हुई वापस स्टेज पर आ गई। कुछ तो था जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन अब मैं ये सोचकर शॉक्ड हो गई थी कि बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ ही जाएगी। आखिर कब तक छुपाएंगे मुझसे। मैं पूरे सुकून सी लोगों से बातों में बिजी हो गई। जान तो उस वक्त निकली जब मेरी बहन ने मुझे पकड़कर स्टेज पर बिठा दिया और एक जालीदार दुपट्टे से मेरा मुंह ढक दिया। मैं हैरान परेशान सी सब समझने की कोशिश कर रही थी, जब सामने से मुझे अपने पापा, बड़े पापा और भाई मौलवी साहब के साथ आते हुए दिखाई दिए। मेरी होने वाली भाभी को उठाकर अंदर कमरे में ले जाया गया। माँ, मेरी बहनें और बड़ी माँ मेरे पास बैठ गई थी। सामने वाले सोफे पर मौलवी साहब, पापा और बड़े पापा बैठे थे और मेरा भाई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब ने जो जुल्मे बोले वो मुझे शॉक्ड कर गए थे। मैं हैरान थी और बेयकीन से सब कुछ देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कुछ गलत सुना है, मगर जब मौलवी साहब ने दोबारा से वही बात दोहराई और मैंने सबको हैरानी वाली निगाहों से अपनी तरफ देखता हुआ पाया, तो मुझे अपनी शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ था। मैं एकदम से उनकी सारी खिचड़ी समझ चुकी थी, लेकिन अफ़सोस की बहुत देर हो गई थी। मैं शिकायत भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, जिन्होंने मुझसे कहा कि हाँ कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है। मौलवी साहब जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दो। मैंने एक नज़र सारे मेहमानों को देखा था, जिनका सहारा लेकर मेरा तमाशा बनाया गया। मुझे एकदम से अपनी बेहोशी पर रोना आ गया। मैं चीख कर रोना चाह रही थी, मगर उस वक्त कबूल है कहने के सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं बहुत मुश्किल से ये 3 अल्फाज कह रही थी और ख़ुद को किसी गहरी खाई में गिरते हुए महसूस कर रही थी। मेरा कबूल है कहने के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर सुनाई दिया। तो यह सब कुछ उन सब की मिली भगत से ही हुआ था। इन सब ने मिलजुल कर जीते जी मेरी कब्र बना दी थी और मेरी कब्र पर मुझसे ही फतेहा पढ़ाई गई थी। मेरी आंखों से 2-3 आंसू टपक कर मेरी हथेली में गिरे थे, जिन्हें मैंने मुट्ठी में बंद करके हथेली में ही रोक दिया और फिर वहां से उठकर निकल गई थी। सबने उसे मेरा शर्माना कहा था और आप ही और मेरे बहनोई को मेरे पीछे भेजा था ताकि वो मुझे घर ले जाए, लेकिन कोई भी मेरे अंदर की टूट फूट से वाकिफ़ नहीं था। मेरी बहनें पूरे रास्ते घर आते हुए मुझे छेड़ रही थी, मगर मैंने उनकी किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैं बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। मुझे अपने साथ चली गई इस चाल पर सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मेरी बहन दरवाज़ा खटखटा कर थक चुकी थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं उस वक्त अकेले रहना चाहती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले मैंने अपने खूबसूरत चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया और फिर उसके बाद चेंज करके कपड़े बेदर्दी से ज़मीन पर फेंक दिए और बेड के पास बैठकर सर घुटनों में दिया और बेकतार रोने लगी। इन सब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अपने हमसफ़र को लेकर मैंने कितने ख्वाब थे, मगर वो सब के सब चकनाचूर हो गए। मैं न जाने कब तक बैठी रोती रही और रोते हुए वहीं पर सो गई। 6 बजे मेरी आँख खुली थी। आँख खुलते ही मेरे जहन में रात वाले सारे मंजर घूम रहे। मेरा दिल तो किया था कि मैं कमरे से बाहर ही ना जाऊं, मगर फिर मेरे इकलौते और लाडले भाई का सवाल था। आज उसकी शादी थी। अगर उसकी शादी पर मैं मुंह बनाकर कमरे में बंद हो जाती तो वो ना जाने क्या सोचता, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया। बाकी सबसे हिसाब किताब तो बाद में हो सकता है। तो अभी के लिए अक्लमंदी यही थी कि मैं अपने भाई की शादी में खुशी से शरीक हो जाऊं। यही सब सोचते हुए मैं उठी और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरे से बाहर आ गई। बाहर सब लोग अभी सो रहे थे, सिर्फ मेरे भाई के कमरे की लाइट ही जल रही थी। मैंने कुछ सोचकर मैं भाई के कमरे की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर उसके साथ बैठने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आधे घंटे बाद घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। खामोशी से नाश्ते के बाद सब लोग बारात ले जाने की तैयारी में मगन हो गए, जबकि मैंने बारात में जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी भाभी के वेलकम के लिए तैयारियां शुरू करूंगी, इसलिए मुझे घर पर ही रहना है। किसी ने भी मुझे जोर ना दिया था। यूँ मैं घर पर ही रुक गई थी
और भाभी के वेलकम की तैयारियां शुरू कर दी। मैं अपनी भाभी के वेलकम को शानदार और यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने खूब तैयारियां कर रखी थी। बारात दिन का खाना खाने के बाद यहाँ से तकरीबन 1 बजे निकली थी, पर वापसी पर उनको काफ़ी रात हो गई थी। खैर, मैंने भरपूर वेलकम किया था, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सबको ही मेरा शानदार वेलकम बहुत पसंद आया। सारी रस्मों के बाद हमने भाभी को भाई के कमरे में पहुंचा दिया था। सब सुकून से अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि मेरे कान भाई के कमरे की तरफ ही लगे हुए थे। कुछ ही देर के बाद भाई के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब लोग भाई के कमरे के बाहर जमा हो गए। कुछ देर बाद भाई कमरे से निकले और रोते हुए कहने लगे कि मैंने अपनी दुल्हन को मार दिया है। ये सब सुनकर सबको सांप सूख गया और हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। माँ ने भाई को बचाने के लिए शोर मचा दिया और ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगी कि दुल्हन ने खुदकुशी कर ली है, वह किसी और से प्यार करती थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी ज़बरदस्ती मेरे बेटे से कर दी थी, इसलिए दुल्हन जहर खाकर मर गई है। आनन फानन में हमारे घर में लोगों का जमावड़ा लग चुका था। सब लोग मेरी भाभी को बुरा भला और आवारा कह रहे थे। बड़े पापा और बड़ी माँ भी पहुंच चुके थे। वो लोग रोते हुए बता रहे थे कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका मिल गया। अगर उनकी बेटी ऐसी नहीं थी तो उसने खुदकुशी क्यों की? कोई तो वजह थी जो उसने अपनी जान ले ली, वरना कोई पागल तो नहीं थी जो शादी की रात ही अपनी जान ले लेती। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जबकि मैं चुप एक जगह पर खड़ी थी। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह से कांप रहा था। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। मुझे रह रहकर अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था और मैं अपने अंजाम से डर रही थी। मेरी वजह से एक अच्छी लड़की पर बहुत इल्ज़ाम लग रहे थे। उसकी मैयत को लोग बुरा भला कह रहे थे और मैं चुप खड़ी थी। मेरी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। सब लोग और भी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। तब मैं एकदम से आगे बढ़ी और जाकर अपनी भाभी की मैयत के पास जाकर खड़ी हो गई और सारे लोगों को सच्चाई बताई। सच्चाई सुनते ही सबके हाथ अपने मुँह पर चले गए। सबको एकदम सांप सूंघ गया। मेरी माँ खतरनाक तेवर लिए मेरी तरफ आ गई थी और मुझे एक के बाद कई थप्पड़ जड़ दिए। पहले जहाँ सब मेरी भाभी को बुरा भला कह रहे थे, अब वही सब उंगलियाँ मुझ पर उठ रही थी। सब मुझ पर थूक रहे थे। मैं थी ही इसी काबिल। माना कि मेरे साथ गलत हुआ था। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी एक अनपढ़ और जाहिल लड़के से करवा दी थी, जो कि मेरे बड़े पापा का बेटा था। मैंने अपने साथ हुए जुल्म का जिम्मेदार सबको ही ठहरा दिया था और बदला सिर्फ अपनी भाभी से लेने का सोचा था। और फिर उस दिन सुबह अपने भाई को भाभी के खिलाफ भड़का दिया था। मुझे लगता था कि शायद भाई और भाभी के बीच बस थोड़ी सी अनबन हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि भाई इतना गुस्सा हो जाएगा कि भाभी की जान ही ले लेगा। बड़े पापा को उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और बड़े पापा की भी अपनी बेटी के साथ ही मौत हो गई। पुलिस आई और मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी। मैं सबसे माफ़िया मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक बात भी ना सुनी थी। मैं थी इसी काबिल। घर वालों ने मुझे एक कोने में डाल दिया था। कोई भी मुझे पूछता ना था और ना ही कोई मेरे साथ बात करता। ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा था। मेरे शौहर ने भी मुझे तलाक दे दिया था। उसके बाद 6 साल गुजर चुके हैं। मेरा भाई रिहा होकर आ चुका है। उसकी एक और जगह शादी भी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई मेरा रिश्ता लेकर नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता लेकर आएगा। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपनी सारी खुशियों को आग लगा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।